नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और राजपूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं और आप सबों का प्यार मेरे वीडियो पे मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पिछला बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूं जो हिस्ट्री से संबंधित है, कुछ बायोलॉजी से संबंधित है, कुछ जो है आपको भारत का जो संवैधानिक विकास है उससे संबंधित है। सेट भी बना चुका हूं, तो मेरे इस वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के आप इस सारे वीडियो को देख लीजिएगा। और आज का वीडियो भी हिस्ट्री से है, इसका एक सेट बनाया हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमेंट बॉक्स में जाते होंगे तो उसमें एक आपको गॉट इट करके आता होगा कि बी सिविलाइज्ड, तो आपको उसको गॉट इट कर लेना है और उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक रूल्स है कि हाँ आप सिविलाइज्ड रहना है। और आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इस पर विशेष हम लोग प्रकाश डालेंगे। और अगर आप पुराने वीडियोज़ को मेरे देखना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके पुराने वीडियोज़ का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बढ़ते हैं। आज मेरा हिस्ट्री से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस हैं और उसका एक सेट है, और वो भी इतिहास, प्राचीन इतिहास से, कि हड़प्पीय नगरों का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो हड़प्पीय नगरों का जो महत्वपूर्ण लक्षण है ये आपको था योजनाबद्ध विन्यास। योजनाबद्ध विन्यास का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो नगर बसे थे हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, तो सिस्टमेटिक रूप से बसे थे, जैसे एक नगर को बसना चाहिए। आगे, सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग अधिक करते थे? तो सिंधुवासी तांबे का प्रयोग अधिक करते थे। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो ये जो भाषा थी वो 100% अभी तक पढ़ी नहीं गई है, पता नहीं चली है कि वो कौन सी भाषा थी, उसको 100% नहीं पढ़ा गया है। अब मैं आपको बताऊं कि हड़प्पावासी किस देश से व्यापार करते थे? तो हड़प्पावासी सुमेर से व्यापार करते थे। किस देश से? सुमेर से। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? तो चूंकि ऋग्वेद पूछ रहा है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना, तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई और अन्य वेदों की रचना जो हुई वह वैदिक काल में हुई। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली? तो चूंकि वैदिक काल में आपको अन्य वेदों की रचना हुई और भारत में जब आर्य आए तो उन्होंने वैदिक सभ्यता, कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता की नींव डाली। आर्य कब भारत आए? तो आर्य लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत आए, 1500 ईसा पूर्व। अब बात आ रही है कि आर्यों का प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन से हैं? तो आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ वेद हैं। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित जो है वेद है उसका नाम है सामवेद। वेद कितने हैं? तो मैं बता दूं कि वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और सामवेद। यही आपके 4 वेद हैं। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे इसका प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गौधन था, यानी गाय को ही सबसे बड़ा धन माना जाता था संपत्ति के रूप में। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। कहाँ बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। अब आगे बढ़ते हैं कि आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वे थे इंद्र। आर्यों का प्रधान पेशा क्या था? तो आर्यों का प्रधान पेशा 2 था। पहला था आपको पशुपालन और दूसरा खेती, यानी पहला पशुपालन और दूसरा क्या था? खेती। आर्य किसकी पूजा करते थे? तो आर्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। कौन शक्ति? प्राकृतिक शक्ति, प्राकृतिक शक्तियों की। और प्राकृतिक शक्ति में तो आप जानते हैं कि भूमि है, वर्षा है,
मैंने क्या कहते हैं कि हवा है, सूरज है, तो इसमें आप किसकी पूजा करते थे मैं बता दे रहा हूं कि प्राकृतिक शक्तियों में किसकी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन उसी पर है कि आर्यों के देवता कौन कौन थे, वे प्राकृतिक शक्तियां कौन थी। तो सबसे पहले वर्षा के देवता के रूप में वे मानते थे किसको, इंद्र को, और हवा के देवता मानते थे वे मारुत को, यानी 3 देवताओं को वो मानते थे। और तीसरा प्रकाश, प्रकाश के देवता वे मानते थे किसको, सूर्य को। अगला क्वेश्चन है कि आज किस पशु को अधिक महत्व देते थे। तो आज जो है वह घोड़े को सबसे अधिक महत्व देते थे। किसको, घोड़े को। आर्यों ने किस धातु की खोज की। तो आर्यों ने लोहा की खोज की। आर्य किस नदी को अधिक महत्व देते थे। तो सरस्वती नदी को। किसको, सरस्वती नदी को सबसे अधिक महत्व देते थे। आर्यों की भाषा क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य के समय समाज में कितने वर्ण थे। तो आर्य के समय समाज में 4 वर्ण थे। कौन कौन से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लिख भी दे रहा हूं, वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही 4 वर्ण हुआ करते थे। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो 4 वर्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कहाँ मिलता है। इसके पहले एक और क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर वर्ण व्यवस्था था। कार्य के आधार पर अर्थात काम के आधार पर आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। पूजा पाठ या जो पढ़ाने का काम करते थे ब्राह्मण हुआ करते थे। जो देश की रक्षा करते थे, जो अपने जो वे क्षत्रिय कहे जाते थे। और वैश्य जो व्यापार करते थे वे वैश्य कहे जाते थे, या जो कुछ भी निकालते थे जैसे तेल निकालना या दूध निकालना। और ये शूद्र जो थे वे सेवा करते थे। तो जो व्यापार करते थे वे वैश्य यानी बनिया कहलाते थे। और क्षत्रिय जो रक्षा करते थे। तो ये काम के आधार पर बंटवारा था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आकर के आपको जन्म के आधार पर ये वर्ण जो है सो बन गए। और मैं आपको बताऊं कि 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम आपको ऋग्वेद में मिलता है। अब बात आती है कि ऋग्वेद में कहाँ। तो ये समझने की बात है कि 4 वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। अब सवाल आता है कि ऋग्वेद में कहाँ। तो सबसे पहले ऋग्वेद में हम जान लें कि क्या क्या है। तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 ठो मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं, है ना। 1028 क्या है, ये आपको सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 पुरुष सूक्त हैं। और इसमें 10,552 से अधिक ऋचाएँ हैं। ऋचा का मतलब ये होता है ऋचाएँ यानी मंत्र हैं। तो ऋग्वेद की खासियत यह है कि 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,552 से अधिक ऋचाएँ हैं। अब बात आती है कि 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में तो मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के किस मंडल में, किस सूक्त में मिलता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के कौन से सूक्त में। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रथम सूक्त में, है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के प्रथम सूक्त में, जिसको हम पुरुष सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये उल्लेख मिलता है 4 वर्णों का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए मेरे इस वीडियो पे। मैं सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक या सीटेट डीएलएड की तैयारी कर रहे सभी शिक्षकों के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आप जानते हैं कि सिलेबस तो निकल ही चुका है कल ही के डेट में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।